पहला टाइप का माइक्रोस्कोप के बारे में लिखना। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको बोला जाता है, जिसमें एक से ज्यादा लेंस लगा हुआ होगा, उस टाइप का माइक्रोस्कोप जो है वो कहलाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें जो तुम्हारा सबसे सिंपल सा एग्जांपल है वो लाइट माइक्रोस्कोप का जो एग्जांपल होता है ना, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस लगा हुआ होता है सीरीज में, और एक से ज्यादा लेंस की वजह से क्या होता है, तुम्हारा मैग्निफिकेशन ज्यादा देखने को मिलता है तुमको। बाकी रिजोल्यूशन कैसे बढ़ाना है वो चीज सीख चुके हो तुमने। तो लाइट माइक्रोस्कोप में अगर तुम देखो कि क्या क्या चीजें देखने को मिल रही होती है, तो सबसे नीचे तुमको देखने को मिल रहा होता है लाइट सोर्स, यानी कि इल्यूमिनेशन का सोर्स। ये इल्यूमिनेशन का सोर्स या तो फिर टंगस्टन का लाइट हो सकता है, या तो फिर सन का लाइट, सन का लाइट को मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट भी कराया जा सकता है। यहाँ पे इल्यूमिनेशन सोर्स से लाइट पहले पहुंचता है एक लेंस के पास जिसको कहा जाता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन के ऊपर। तो कंडेंसर के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के थोड़ा सा ऊपर में ही क्या देखने को मिलेगा तुमको, ऑब्जेक्टिव लेंस देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए ये लाइट जो है वो पहुंचेगा तुम्हारे आई लेंस के पास, आई पीस के पास। जिसको प्रोजेक्टिव लेंस या फिर आई पीस कहा जा सकता है, और वहीं पे बनेगा इमेज, एक इमेज प्लेट के ऊपर। तो इतनी सारी चीजें होती, कंडेंसर होता है, कंडेंसर के ऊपर क्या देखने को मिलता है तुमको, स्पेसिमेन देखने को मिलता है। उसके ऊपर होता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव लेंस से ये जाता है कौन से लेंस के पास, प्रोजेक्शन लेंस के पास। और फिर यहाँ पे बनता है इमेज प्लेट। सॉरी। अब इसमें होता क्या है, तो देखो ये सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, इससे लाइट अलग अलग डायरेक्शन में निकलेगी। अलग अलग डायरेक्शन से निकलने के बाद ये जो कंडेंसर है लाइट को एक जगह पे फोकस करेगा, और वो फोकस होगा कहाँ पे, स्पेसिमेन के ऊपर। अब स्पेसिमेन से लाइट जो है वो टकरा के क्या होगी, डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा तुमको। डिफ्रैक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है, स्कैटरिंग हो सकती है लाइट की। लेकिन हमने देखा है कि स्कैटरिंग से बचा कैसे जा सकता है, एन साइन अल्फा को बढ़ाया कैसे जा सकता है। और उसके बाद लाइट जाके पहुंचती है कहाँ पे, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस इस लाइट को फोकस करता है, किसके ऊपर फोकस करता है, तो ये फोकस करता है प्रोजेक्टिव लेंस के ऊपर। और ये प्रोजेक्टिव लेंस अल्टीमेटली लाइट को फोकस कर देता है एक इमेज प्लेन के ऊपर। यहाँ पे लाइट के मूवमेंट का अगर डायरेक्शन देखो तो कहाँ से कहाँ जा रहा है तुम्हारा, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन से पहले वो गया कंडेंसर के पास, कंडेंसर से गया स्पेसिमेन के पास, स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रोजेक्टिव लेंस के पास, और अल्टीमेटली लाइट कहाँ आया, तुम्हारे इमेज प्लेट के ऊपर आया।
तब जाके तुमको एक इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ तुम्हारे लाइट माइक्रोस्कोप का एक बेसिक सा डायग्राम। ठीक है, अब लाइट माइक्रोस्कोप का यूज किस लिए किया जा सकता है? तो लैब के अंदर जो ऑब्जर्वेशन करना होता है वो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन यही लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना, उसके दो वेरिएंट्स हैं हम लोग के पास। लाइट माइक्रोस्कोप के कितने वेरिएंट्स प्रेजेंट हम लोग के पास? दो वेरिएंट। एक है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और एक है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो पहले ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में समझें। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो होता है, जो तुमने ऊपर डायग्राम देखा, सेम वैसे ही होता है। तो स्पेसिमेन जो होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में, स्पेसिमेन का विजुअलाइजेशन जो होता है वो लाइट के पाथ में ही होता है। अब लाइट के पाथ में विजुअलाइज होने की कारण क्या होता है? पीछे का बैकग्राउंड होता है ब्राइट। बैकग्राउंड कैसा होता है इमेज का? वाइट होता है, ब्राइट होता है। और फिर इस ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर तुमको क्या देखने को मिलता है? इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, सेल्स देखने को मिलता है। क्योंकि देखने को मिलता है क्योंकि जो नेचुरल पिगमेंट होते हैं वो अलग अलग लाइट को अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का सिंपल सा चीज ये है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में तुम्हारा जो भी माइक्रोस्कोप होगा उसमें इमेज का फॉर्मेशन लाइट के पाथ में ही बनता है। लाइट का पाथ मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ पे स्पेसिमेन जो है वो किसके पाथवे में पड़ रहा है? स्पेसिमेन पड़ रहा है तुम्हारे लाइट के पाथवे में। अगर तुम इसमें कोई भी डाई का उपयोग ना करो, किसी भी स्टेन का यूज ना करो, तो क्या होगा? जब कोई भी स्टेन तुम यूज नहीं कर रहे होगे तो लाइट के पाथवे में पड़ने की वजह से जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का बैकग्राउंड दिखता है एकदम ब्राइट, चमकता हुआ। लेकिन ये सैंपल जिसमें किसी भी स्टेन का यूज नहीं हुआ है उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे और ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब इमेज बनेगा और इमेज को तुम विजुअलाइज करोगे तो ये देखोगे कि सेल्स के अलग अलग हिस्से जो हैं उसने अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, जिसके कारण तुम इमेज को ब्राइट बैकग्राउंड में देख पाओगे। तो ब्राइट माइक्रोस्कोपी में तुम क्या कर सकते हो? बिना डाई के यूज के भी सेल्स को विजुअलाइज किया जा सकता है। तो लिविंग सेल्स कैन बी विजुअलाइज विदाउट, लिविंग सेल्स ना भी हो तो फिर भी तुम क्या कर सकते हो? बिना डाई के यूज के सेल्स को देख सकते हो। सेल्स कैन बी विजुअलाइज विदाउट यूजिंग डाई। बस दिक्कत क्या है? बैकग्राउंड ब्राइट रहेगा और फोरग्राउंड जो है वो हल्का सा क्या रहेगा? डार्क रहेगा। तो ऐसा तुम लोग देखे होंगे कि जब भी तुम लोग किसी एक स्पेसिमेन को लेके प्लांट का सेक्शन काटते थे तुम लोग बीएससी के टाइम पे,
और सेक्शन काटने के बाद जब माइक्रोस्कोप में बिना स्टेन के देखते थे तो उस केस में तुमको क्या दिखाई देता था, पीछे बिल्कुल चमकता हुआ दिखता था, आगे जो प्लांट का सैंपल था वो धुंधला धुंधला दिखाई देता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि लाइट के कुछ भाग को क्या कर दिया जाता था, एब्जॉर्ब कर दिया जाता था सैंपल के द्वारा। जहां पे अलग अलग तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता था वहां पे इमेज का फॉर्मेशन डार्क देखने को मिल जाता था तुमको। ये था ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तुम ब्राइट फील्ड को जब यूज करते हो तो सेल में इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है कि तुम उसको देख पाओ। तो ब्राइट फील्ड ना यूज करके तुम क्या यूज कर सकते हो, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हो। अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, तो इमेज देखो, ये हो गया तुम्हारा कंडेंसर। कंडेंसर के ऊपर तुम्हारा है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के ऊपर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद होता है तुम्हारा आई पीस और इमेज प्लेट। बीच में हम लोग बस एक और चीज ऐड करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और प्रोजेक्टिव लेंस के बीच में वो होता है फेज प्लेट। वो ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड दोनों में यूज होता है, फेज प्लेट। बाकी ये क्या है तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा कंडेंसर। कंडेंसर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के ऊपर है ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये हो गया प्रोजेक्टिव लेंस। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एक डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, जिसको एन्युलर डायाफ्राम बोलते हैं। एन्युलर डायाफ्राम। अब यहाँ पे देखो, दो चीज दिखा रहा हूं। अगर लाइट का सोर्स यहाँ पे होगा बिल्कुल नीचे, तो ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ये बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा इमेज जो है वो बिल्कुल कहाँ बनेगा, जहां पे तुम्हारा सैंपल है वहां पे बनेगा। मतलब जहां पे तुम्हारा स्पेसिमेन है वो लाइट के पाथवे में आएगा, जिसकी वजह से पीछे तुम्हारा ब्राइट देखने को मिलेगा सैंपल। लेकिन डार्क फील्ड में क्या करते हैं हम लोग, लाइट को बिल्कुल सामने से नहीं, जीरो एंगल पे डाला जाता है। जीरो एंगल पे डालने की वजह से क्या होता है, जीरो एंगल पे लाइट डालने की वजह से होता यह है कि तुम्हारा वो जो बैकग्राउंड है वो दिखेगा डार्क कलर का, क्योंकि लाइट जो है वो ऐसे टेढ़ा जा रहा है। तो बैकग्राउंड जो है वो दिखेगा डार्क कलर का। केवल वही वाला लाइट तुमको देखने को मिलेगा जो सेल्स रिफ्लेक्ट करेंगे। सेल्स रिफ्लेक्ट अगर नहीं करेंगे तो तुमको लाइट देखने को ही नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल ब्राइट हो जाए, सॉरी डार्क हो जाएगा। तो डार्क में हम लोग क्या करते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है उस सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन को रखते हैं बहुत कम एंगल पे, वेरी लो एंगल पे रखा जाता है। और रखने के बाद क्या होता है, बैकग्राउंड डार्क दिखने लग जाता है। बैकग्राउंड डार्क दिखने के बाद ओनली वही लाइट तुमको देखने को मिलेगी जो सेल्स रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। अगर सेल रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे तो सेल दिखेगा ब्राइट कलर का और बैकग्राउंड दिखेगा डार्क कलर का। इसीलिए इसको हम लोग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट इज illuminated at very low एंगल। हम लोग स्पेसिमेन के ऊपर बहुत लो एंगल से क्या कर रहे होंगे, लाइट डाल रहे होंगे फ्रॉम साइड, वो भी साइड से। अब उसकी वजह से क्या होगा, सो दैट बैकग्राउंड अपीयर्स
डार्क। हम लोग बहुत कम एंगल से लाइट दे रहे हैं साइड से, तो बैकग्राउंड जो है वो कैसा दिखाई देगा, डार्क कलर का दिखाई देगा, बैकग्राउंड अपीयर्स डार्क। और दूसरी बात क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उस लाइट में से कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तब जाके क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसको स्पेसिमेन भी बोलते हैं, स्पेसिमेन लाइट को स्कैटर करेगा। सो स्पेसिमेन कैन विजुअलाइज इन डार्क बैकग्राउंड। डार्क बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा देखने को मिलेगा तुम। तो ये हो गया डार्क फील्ड। ब्राइट फील्ड में हम लोग बिल्कुल जहां पे इमेज बन रहा होता है उसके बिल्कुल सिधाई में रखते हैं तुम्हारे इल्यूमिनेशन सोर्स को। जबकि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो सैंपल होता है उस सैंपल से बहुत लो एंगल पे रखा जाता है, कम एंगल पे रखा जाता है। उसकी वजह से होता यह है कि बैकग्राउंड दिखता है डार्क, और केवल वही लाइट तुम्हारे आंखों तक पहुंचेगी जिसको सेल्स रिफ्लेक्ट करेंगे। और सेल जहां रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को तो सेल्स दिखाई देंगे ब्राइट, बैकग्राउंड दिखाई देगा डार्क, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। जबकि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन बिल्कुल सिधाई में होता है, तो बैकग्राउंड दिखाई देता है ब्राइट, क्योंकि नीचे से लाइट आ रही है तो बैकग्राउंड दिखाई देता है लाइट। और फिर उस लाइट को जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ रिफ्रैक्शन होता है। उसकी वजह से व्हाइट बैकग्राउंड में क्या देखने को मिलता है तुमको, कुछ डार्क कलर के सेल्स देखने को मिलते हैं। तो अब इस चीज को तुम अगर चाहो तो इमेज में देख सकते हो, जैसे तुम लोग को एक इमेज में दिखाते हैं। ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड का। हाँ, ये है, देखो इस डायग्राम को देखो। ये है ब्राइट फील्ड, पहला वाला जो डायग्राम दिख रहा है वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन बिल्कुल पीछे होता है। उसकी वजह से देखो बैकग्राउंड दिख रहा है चमकदार, बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, चमकदार दिखाई दे रहा है। और जब पीछे से लाइट आ रही है तो ये बायोलॉजिकल सैंपल क्या कर रहा है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इमेज जो है वो कौन से कलर का दिख रहा है, डार्क कलर का दिख रहा है। तो ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है। जबकि वहीं पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखो, हमने लाइट का एंगल जो है वो चेंज कर दिया। लाइट का एंगल इतना कम है कि बैकग्राउंड दिखने लग जाता है ब्लैक, और जो सेल्स जितना लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे वो तुमको दिखने लग जाते हैं डार्क, सॉरी डार्क नहीं, जो इमेज है वो कैसा दिखने लग जाएगा, वो तुमको दिखने लग जाएगा क्या बोलेंगे इसको? चमकदार दिखने लग जाएगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो ये होता है तुम्हारा ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड में। तो ये है तुम्हारा ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात। ब्राइट फील्ड में बैकग्राउंड व्हाइट, सेल दिख रहे होंगे तुमको कैसे, डार्क। डार्क फील्ड में बैकग्राउंड होगा डार्क, सेल दिख रहे होंगे तुमको ब्राइट। तब जाके तुम क्या कर सकते हो, सेल्स को आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो।
यही चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है तुमको। ये ब्राइट फील्ड, शुरू के 3 इमेज जो है A1 A2 A3, ये है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के। फिर ये वाला जो इमेज है बी वाला, वो बी वाला इमेज कैसा है, तो वो बी वाला इमेज है तुम्हारा, हाँ ये वाला, ये बी वाला इमेज जो है वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। समझ में आ गया ब्राइट और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या अंतर होता है? ये एक अंतर तुमको देखने को मिल सकता है। तो ब्राइट और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज किस लिए किया जाता है? ताकि तुम सेल्स को बिना डाइस के देख सको। सेल्स का जो नेचुरल टेंडेंसी होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने का, उस टेंडेंसी के हिसाब से। सर, हम्म ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में से जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा क्लियर, मतलब ज्यादा अच्छे से डार्क फील्ड में फिर रिकॉग्नाइज होते होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है सेल का नेचुरल कंट्रास्ट कितना है। अगर सेल का नेचुरल कंट्रास्ट ठीक ठाक है तो ब्राइट फील्ड में भी तुमको इमेज अच्छा दिखाई देगा। अगर सेल का कंट्रास्ट बहुत कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में तुमको इमेज डार्क फील्ड में अच्छा दिखाई देगा। तुमको देखना पड़ेगा। ये हो गया ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट तरीके का माइक्रोस्कोपी में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी किसको कहा जाता है? तो उसके लिए एक तुमको सिंपल सा फिजिकल फिनोमिनन समझना पड़ेगा। वो फिनोमिनन क्या है कि जब कोई लाइट सेल्स यानी लिविंग सेल्स को क्रॉस करती है, when light passes through a living cell, जब भी कोई लाइट लिविंग सेल्स को पास करती है, तो उस टाइम पे लाइट का जो फेज होता है कैन चेंज। उसका फेज जो होता है वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसके हिसाब से क्या हो सकता है, लाइट का फेज चेंज हो सकता है। अब लाइट का फेज चेंज होने का मतलब क्या है? मान लो ये हो गया तुम्हारा ग्लास स्लाइड, जिसके ऊपर की लिविंग सेल रखा हो। ये कोई एक लिविंग सेल है। इसको मान लेते हैं सेल का न्यूक्लियस है, और इधर जो ऊपर में रेड वाला हिस्सा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब तुम खुद देखो, जब लाइट यहां से क्रॉस करेगी और यहां से जब क्रॉस करेगी, तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कब होगा? ज्यादा लाइट तब एब्जॉर्ब होगा जब वो न्यूक्लियस वाले एरिया से क्रॉस कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यही चीज बताने का कोशिश किया जा रहा है कि जब भी लाइट किसी एक लिविंग सेल को क्रॉस करेगी, तो सेल का अलग अलग हिस्सों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है। उसकी हिसाब से क्या देखने को मिलेगा तुमको? फेज ऑफ द लाइट चेंज होती हुई तुमको नजर आएगी। और यही फेज ऑफ द लाइट जो चेंज हो रही है, उसी को क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है सेल्स को देखने के लिए। पहली चीज तो ये समझ में आ गया कि लिविंग सेल्स को हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से। तो सिंपल सा फिनोमिनन यही है कि जब लिविंग सेल से लाइट क्रॉस हो रही होगी,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से लाइट का फेज चेंज होगा और सेल्स तुमको दिखाई देंगे। एडवांटेज क्या है? लाइव सेल्स जिसकी स्टेनिंग नहीं हुई है, मतलब लाइव एंड अनस्टेल्ड सेल्स कैन विजुअलाइज्ड। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से लाइव और अनस्टेंट सेल्स को हम लोग देख सकते हैं। अब लाइव सेल्स है तो उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा होगा, जैसे फेगोसाइटोसिस की स्टडी हम लोग फेज कॉन्ट्रास्ट से कर सकते हैं। क्रोमोसोमल मूवमेंट की स्टडी वो भी इस माइक्रोस्कोप से की जा सकती है, फेज कॉन्ट्रास्ट से। अमीबॉइड मूवमेंट जो होता है सेल का, वो भी क्या किया जा सकता है, कैन बी स्टडीड। तो जब तुमको लिविंग सेल्स की स्टडी करनी है तो तुम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हो? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हो। उसका प्रिंसिपल बस इतना सा है कि जब लाइट क्या होगी, लाइव जिंदा सेल से गुजरेगी तो सेल का अलग अलग हिस्सा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से लाइट का जो फेज होता है, फेज मतलब कि उसकी इंटेंसिटी और उसका वेवलेंथ दोनों चेंज होगा। समझ में आ रहा है बात ना? कि जब लाइट सेल को क्रॉस करेगा तो उसका फेज का मतलब है उसकी इंटेंसिटी और उसका वेवलेंथ चेंज होगा। और इंटेंसिटी और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से लाइट की इमेज बनाने का जो पैटर्न है वो भी चेंज होगा। और जब तुमको ये जो इमेज मिलेगा, वो इमेज बिना किसी स्टेनिंग के तुमको मिल सकता है, फेज में चेंज होने की वजह से मिल सकता है। तो दिस इज फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बाद एक माइक्रोस्कोप आता है जिसको कहा जाता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले चीजों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डायग्राम कैसा बना हुआ होता है। यहाँ पे एक लेजर आ रहा है जो कि इल्यूमिनेशन सोर्स है। लेजर से जो भी लाइट निकल रही होती है पहले उसको एक लेंस के ऊपर फोकस कराया जाता है, और फिर एक डायाफ्राम से होके गुजरने दिया जाता है। डायाफ्राम का काम यह होता है कि जो अननेसेसरी लाइट है उसको फिल्टर कर दे। फिर यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होता है जिसको कहा जाता है डाइकोरिक मिरर। अभी डाइकोरिक मिरर के बारे में थोड़ा सा चीज समझना है। डाइकोरिक मिरर से, अब देखो यहाँ ये है लेजर, यहां से लाइट निकल रहा है, लाइट निकलने के बाद वो जाके किससे टकरा रहा है, लेंस से टकरा रहा है। लेंस क्या कर रहा है, तो लेंस इस लाइट को फोकस कर रहा है। और देखो लेंस जाके किससे टकरा रहा है, लेंस जाके टकरा रहा है डाइकोरिक मिरर से। डाई, CHORIC। डाइकोरिक मिरर से टकरा रहा है। डाइकोरिक मिरर एक ऐसा मिरर होता है ना जो कम इंटेंसिटी की लाइट को तो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। डाइकोरिक मिरर क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट
ये क्या करेगा, हाई इंटेंसिटी की लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन लो इंटेंसिटी की लाइट को क्रॉस होने देता है। क्रॉस का मतलब ट्रांसमिट होने देता है। तो ये डाइकोरिक मिरर में अभी तुरंत लेजर से क्या निकला हुआ है, लाइट निकला हुआ है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा इंटेंसिटी की वजह से लाइट जो है वो जाके एक ऑब्जेक्टिव मिरर के ऊपर टकराएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव मिरर से टकराने के बाद ये लाइट फोकस होगा किसके ऊपर, एक फेस के ऊपर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा सैंपल रखा हुआ मान के चलो ये, तो सैंपल में तीन प्लेन बन सकते हैं। एक होगा बीच वाला प्लेन, एक होगा आउट ऑफ फोकस प्लेन, और एक दूसरा भी होगा आउट ऑफ फोकस प्लेन। ओनली और ओनली एक ही प्लेन ऐसा होगा जो कि कॉनफोकल होगा, बाकी दो प्लेन जो होंगे वो आउट ऑफ फोकस प्लेन होंगे। आउट ऑफ फोकस प्लेन का मतलब जो फोकस के ऊपर नहीं है। तो एक लौता ऐसा प्लेन बनेगा जो कॉनफोकल होगा, और कॉनफोकल वाला जो प्लेन है, वही कॉनफोकल वाले प्लेन से जो इमेज है वो जाके किससे टकराए। अब देखो, अब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो डाइकोरिक मिरर इसको आराम से क्रॉस होने देगा, और क्रॉस होने के बाद ये लाइट जाके किससे टकराएगी, इमेज प्लेट से टकराएगी, और यहाँ पे तुमको इमेज मिल जाएगा। और इमेज किसका मिलेगा, वो उस प्लेन का मिलेगा जो कॉन्फोकल में है। अगर कॉन्फोकल में वो इमेज नहीं है तो तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो ब्लर बनेगा, धुंधला बनेगा। तो ओनली और ओनली वही वाली लाइट क्या हो सकती है, इमेज बनाने में हेल्प कर सकती है जो उसी सेम प्लेन की है। तो एक्स्ट्रा लाइट उसके पास ना जाए, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा के रखते हैं, एक फिल्टर लगा के रखते हैं, जिसको कॉन्फोकल पिन होल कहा जाता है। कॉन्फोकल पिन होल का काम बस इतना सा होता है कि ये जो एक्स्ट्रा लाइट है जो कि आउट ऑफ फोकस प्लेन से आ रही है उसको इलिमिनेट कर दे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी एलिमिनेट आउट ऑफ फोकस इंफॉर्मेशन बाय कॉन्फोकल पिन होल। कॉन्फोकल पिन होल क्या करेगा, तो आउट ऑफ फोकस वाला जितना भी इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देगा। ओनली वही लाइट जो कि कॉन्फोकल मतलब कि सेम फोकस वाले एरिया से आ रही है, वही वाला लाइट जो है वो जाके इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे इमेज जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है। और जो इमेज बनेगा इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर 3D इमेज फॉर्मेशन। तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं हम लोग 3D मॉडल्स या फिर 3D इमेज का फॉर्मेशन करवाने के लिए। तो ये चीज याद रखना कि 3D इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी से करा सकते हैं। और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी इस सिद्धांत पे काम कर रहा होता है कि जो इमेज फोकस में है उस इमेज को ही क्या किया जाएगा, इमेज प्लेट पे बनाया जाएगा, और जो लाइट आउट ऑफ फोकस है, जो सिग्नल आउट ऑफ फोकस प्लेन से आ रहा है, उसको क्या कर दिया जाएगा, फिल्टर कर दिया जाएगा। और उसके फिल्टर होने की वजह से तुम 3D इमेज का फॉर्मेशन करा पाओगे। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। फिर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के बाद
एक माइक्रोस्कोपी आता है जिसको कहा जाता है फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी। अब फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी जो होता है वो भी सेम इसी तरीके का होता है। इसमें भी क्या होगा, एक इल्यूमिनेशन सोर्स लगा होगा ड्यूटेरियम या फिर ट्राइटियम का। यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ होगा जो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट को ही क्या करेगा, जाने देगा। यहाँ पे एक डाइकोरिक मिरर लगा हुआ होगा। डाइकोरिक मिरर के बारे में अपने को पता है, हाई इंटेंसिटी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, लो इंटेंसिटी की लाइट को जाने देगा। फिर ये लाइट जो है वो जाके पड़ेगी एक ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, और नीचे में रखा हुआ होगा तुम्हारा सैंपल। यहाँ पे सैंपल है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये तुम्हारा डाइकोरिक मिरर है। अब लाइट आएगी, डाइकोरिक मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद वो जाके सैंपल पे पड़ेगी। सैंपल कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जितनी इंटेंसिटी की लाइट आई थी उसमें से कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जब रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो उसका वेवलेंथ पहले के जैसे सेम नहीं रहेगा, वेवलेंथ चेंज हो चुका होगा, जिसकी वजह से वो डाइकोरिक मिरर को क्या कर सकता है, आराम से क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे भी एक फिल्टर लगा हुआ होता है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की वेवलाइट आएगी और इमेज प्लेट से टकराएगी और इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी में फ्लूरोसेंस देखने को मिलता है। अब फ्लूरोसेंस याद ही होगा, हम लोग एक डायग्राम बनाए थे प्लांट फिजियोलॉजी में जिसमें फ्लूरोसेंस और फॉस्फोरेंस को समझाए थे। तो फ्लूरोसेंस में कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, उसी को फ्लूरोसेंट बोला था। तो उस फिनोमिनन पे जो काम करने वाला माइक्रोस्कोप होता है उसी को क्या कहा जाता है, फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी कहा जाता। बाकी इम्यूनोफ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी किसको कहा जाता है कल हमने देख लिया था। तो ये हुआ तुम्हारा फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी। फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी का यूज क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी एक प्रोटीन को या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग एंटीबॉडी कॉन्जुगेट करके फ्लूरोसेंट डाई को जोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो माइक्रोस्कोप है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेम और एक होता है टेम, जिसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। सेम जिसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। सेम का यूज करते हैं हम लोग 3D इमेज बनाने के लिए, जबकि टेम का यूज करते हैं हम लोग 2D इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए। और दूसरा यूज क्या हो सकता है, ये क्या होता है, एक्सटर्नल सरफेस की स्टडी के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड टू स्टडी एक्सटर्नल सरफेस। और यहाँ पे इसका यूज किया जाता है इंटरनल सरफेस की स्टडी के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए, यूज्ड टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इन दोनों में से रिजोल्यूशन किसका अच्छा होता है, तो दोनों में से रिजोल्यूशन टैम का अच्छा होता है। इसका रिजोल्यूशन होता है 1 नैनोमीटर का और इसका रिजोल्यूशन होता है 10 नैनोमीटर का।
रिजोल्यूशन लिमिट नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे रिजोल्यूशन लिख रहा हूं। तो 1 नैनोमीटर के स्ट्रक्चर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं टैम का यूज करके, जबकि सैम का यूज करके 10 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर को रिजोल्व किया जा सकता है। ये हो गया सैम और टैम। सैम और टैम में जो स्टेनिंग होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो पहले थोड़ा सा नीचे कीजिए ना स्लाइड। हो गया सर। हो गया सर। ये सैम और टैम हो गया। अब जो सैम और टैम यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, उसमें स्टेनिंग जो होता है ना, वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से अलग होता है। स्टेनिंग के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंस मेटल्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंस मेटल में क्या क्या हो सकता है, गोल्ड का नैनो पार्टिकल हो सकता है, टाइटेनियम का नैनो पार्टिकल हो सकता है, और भी ऑस्मियम का नैनो पार्टिकल हो सकता है। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन डेंस मेटल्स होते हैं, गोल्ड, टाइटेनियम, ऑस्मियम, इनको यूज किया जाता है। तो अब स्टेनिंग कैसे करी जाती है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि स्टेनिंग कैसे होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्टेनिंग करने के लिए हम लोग एक तरीका यूज कर सकते हैं जिसको कहा जाता है मेटल शैडोविंग। अब ये मेटल शैडोविंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है। मान लो कि दिस इज अ वायरस का पार्टिकल। तुम इसका स्ट्रक्चर पता लगाना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, पहले इस पार्टिकल को, वायरस के पार्टिकल को एक वैक्यूम के अंदर क्या कर दोगे, रख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, इसके ऊपर ये जो हैवी मेटल्स है उनका स्प्रे करोगे, और हैवी मेटल का स्प्रे जो होगा वो एक पर्टिकुलर एंगल से होगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा तुमको, जब मेटल इसके ऊपर आएगा तो मेटल क्या होगा, इसके सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा। तो मेटल आके इसके सरफेस पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को कहा जाता है मेटल शैडोइंग।
जिसकी वजह से तुम्हारे स्पेसिमेन की क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी। अब तुम्हारे स्पेसिमेन का जब कोटिंग हो जाएगा ना, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज किया जा सकता है। तो मेटल शेडोइंग करके तुम क्या कर सकते हो, स्टेनिंग कर सकते हो किसी भी एक सैंपल की। एक बार जब तुमने स्टेनिंग कर ली, तो अब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो, उसके हिसाब से तुम या तो टैम को यूज करोगे या तो सैम का यूज करोगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, टैम का यूज करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो रही है, तो वो एक चैम्बर के अंदर होगी, और वो चैम्बर हाई कैपेसिटी के वैक्यूम पंप से जुड़ा हुआ होगा। किससे जुड़ा हुआ होगा, हाई कैपेसिटी के वैक्यूम पंप से जुड़ा होगा। तो अंदर में हवा भी नहीं होगी। फिर दूसरा चीज यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लगा हुआ होगा एक इलेक्ट्रॉन गन, याद है ना, बनाए थे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन गन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन गन हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ होगा। कितना वोल्टेज था, 50 से 100 किलो वोल्ट वोल्टेज से जुड़ा हुआ होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट ना हो जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आता है, जो इस इलेक्ट्रॉन के वेव को क्या करता है, एक जगह पे कंडेंस करता है, इसीलिए इसको कंडेंसर कहा जाता है। अब ये कंडेंसर क्या करेगा, तो ये कंडेंसर इलेक्ट्रॉन को एक जगह, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको एक जगह पे इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करने के बाद किसके ऊपर फोकस करेगा, फोकस करेगा तुम्हारे स्पेसिमेन के ऊपर। अब स्पेसिमेन से होते हुए लाइट निकलेगी, तो इस लाइट को कलेक्ट करने का काम होगा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो कंडेंसर के बाद यहाँ पे कौन आया, ऑब्जेक्टिव लेंस आया। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस लाइट को क्या करेगा, और पास करेगा। पास करने के बाद ये लाइट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस से किसके पास जाएगी, प्रोजेक्टिव लेंस के पास जाएगी। और नीचे में जो यहाँ पे क्या होगा, एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा हुआ होगा। यह है फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये हुआ तुम्हारा एक सिंपल सा डायग्राम। अब हो क्या रहा है अंदर में, वो समझने लायक चीज है, और उसको कोशिश करते हैं समझ जाओ। देखो ये तो इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन का काम हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है इलेक्ट्रॉन का एक बीम तैयार करना, इलेक्ट्रॉन का एक बौछार करना। तो इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, इलेक्ट्रॉन की बीम को कंडेंसर क्या करता है, फोकस करता है। किसके ऊपर फोकस करता है, इमेज के ऊपर या फिर सैंपल के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो भी सैंपल होता है उसको पहले हम लोग हैवी मेटल से ट्रीट कर लेते हैं। हैवी मेटल में भी वो मेटल्स होते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती। अब देखो मान लो ये कोई एक स्ट्रक्चर है, ये सेल है, सेल नहीं है तो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है किसी चीज का। तो जब हम लोग इसका मेटल शेडोइंग करेंगे, तो मेटल वहीं पे जाके लगेगा जहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे मैं ये जो कलर यूज कर रहा हूँ, ये कलर मान लो कि ये क्या हो गया, तुम्हारा मेटल हो गया, दिस इज मेटल। तो मेटल जाके कहाँ लगेगा, जहां पे स्ट्रक्चर है वहीं पे लगेगा।
अब जब इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी, ये खुद इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो मेटल यूज कर रहे हैं हम लोग, वो खुद कैसा मेटल है, वो मेटल है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंस। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंस मेटल से टकराएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ लाइट जो है, सॉरी, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, ऐसे जगह से निकलेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो क्या कर जाएंगे, सिंपल सा क्रॉस कर जाएंगे उस सेल, उस स्ट्रक्चर को। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, स्ट्रक्चर से टकराएंगे और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सैंपल को क्रॉस करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर यही स्ट्रक्चर होता, तो यहाँ पे ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते तुमको, बीच में जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते तुमको, और तुम्हारा जो इमेज है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होता, क्योंकि बाकी जगह पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आता। जहां पे इलेक्ट्रॉन आते वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करते, बम्बार्ड होते, और बम्बार्ड होने के बाद वहां से फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई ना कोई चेंजेस लेके आते। लेकिन जहां पे कोई एक स्ट्रक्चर होगा वहां पे हैवी मेटल होगा, और जहां पे हैवी मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसके कारण वहां से इलेक्ट्रॉन आके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर नहीं पड़ेंगे, और नहीं पड़ेंगे तो वहां पे तुमको एक स्ट्रक्चर या फिर एक इमेज देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सैंपल को क्रॉस कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला जाता है। तो कुछ लाइट पूरे सैंपल को क्रॉस करके जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ लाइट को क्या किया जा सकता है, रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो जो जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो गए वो तो रिफ्लेक्ट हो गए, वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पड़ेंगे नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं वो जाके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, एक मार्क बनाएंगे। तो तुमको क्या देखने को मिल सकता है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक इमेज जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा होगा। आया बात समझ में? तो ये हुआ तुम्हारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट। बाकी ये चीज तो समझ में आ गया है कि हम लोग यहाँ पे 2D इमेज ही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको क्रॉस कर जाएंगे, तो 2D इमेज का ही फॉर्मेशन हो सकता है, 3D इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऊपर से इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो तुम टैम का यूज करके। जबकि वहीं पे सैम का यूज कैसे करते हैं, तो सैम जो होता है टैम से अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं होता है, यहाँ पे स्कैनिंग होती है। अब स्कैनिंग कैसे होगी, मान के चलो सेम वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है तो वो होगा वैक्यूम के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कभी भी ओपन में नहीं करोगे तुम लोग। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अगर एयर हुआ तो एयर के पार्टिकल से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन टकरा के रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, और अगर एयर के पार्टिकल से टकरा के इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो जो तुम्हारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, गलत बनेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एयर के पार्टिकल्स को निकाल लिया जाता है, अंदर में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल सैंपल से ही क्या हो पाए, टकरा पाए। जिसको रिफ्लेक्ट होना होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको ट्रांसमिट होना होगा ट्रांसमिट हो जाएगा। इसीलिए अंदर में वैक्यूम क्रिएट करके रखा जाता है। इसमें भी सेम वही होगा, इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन गन से क्या कर हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक कंडेंसर लेंस होगा, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। वो कंडेंसर क्या करेगा, तो वो कंडेंसर इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे फोकस करेगा, और यहाँ पे सीधा सीधा ये जो है वो एक जगह पे फोकस होने के बाद अब यहाँ पे एक और लेंस लगा हुआ होता है जो कि बीम डिफ्लेक्टर कहलाता है।
जो इस इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एरिया तक क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करा देगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन में रिफ्लेक्ट हो गए हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, जिसका काम क्या होगा कि इस रिफ्लेक्टेड वाले इलेक्ट्रॉन को फोकस कर दिया जाए किसके ऊपर, तुम्हारे सैंपल के ऊपर। और इस बार तुम सेल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना चाहते या फिर किसी भी एक मॉलिक्यूल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिख रहा है, तुमने इसकी मेटल शेडोइंग की होगी तो मेटल के आयंस आके इसके सरफेस के ऊपर बाइंड कर गए होंगे। मेटल शेडोइंग जब तुमने की होगी तो मेटल आके इसके सरफेस के ऊपर बाइंड कर गया होगा। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन आके इस वाले हिस्से से टकराएगा ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इस वाले हिस्से से टकराएगा दूसरे तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर टकराएगा दूसरे तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर टकराएगा दूसरे तरफ रिफ्लेक्ट होगा, कोई यहाँ पे टकराया बिल्कुल वापस रिटर्न हो गया, कोई यहाँ पे टकरा के इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन के रिफ्लेक्शन को बस तुमको देखना है। तो इलेक्ट्रॉन के रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए तुम क्या करके रखोगे, यहाँ पे प्रोब्स लगा के रखोगे। और ये प्रोब्स जो है वो सिंटिलेशन प्रोब्स हैं। क्या है ये, सिंटिलेशन प्रोब्स हैं। अब ये सिंटिलेशन प्रोब्स के ऊपर जैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पड़ेगा ना, जैसे ही सिंटिलेशन प्रोब के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ता है, ये सिंटिलेशन प्रोब्स विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और इस विजिबल लाइट को यहाँ पे सेंसर लगे हुए होते हैं, वो सेंस करते हैं और फिर ये सेंसर इमेज प्रोसेसर को सिग्नल भेजते हैं और अल्टीमेटली जाके इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता तो हमने उसका पहले ही स्पेसिमेन काट लिया होता और उसके बाद उसकी मेटल शेडोइंग करते। लेकिन जब हम लोग को उसको बाहर का स्ट्रक्चर देखना था तो हमने क्या किया, यहाँ पे बीम को डिफ्लेक्ट किया और डिफ्लेक्ट करने के बाद उसको सैंपल के ऊपर फोकस कर दिया। अब जो लाइट क्या हो रही है, यहाँ पे टकरा रही है सैंपल से और टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसी डायरेक्शन को तुमको क्या करना है, मेजर करना है, देखना है। और देखने के बाद फिर जो प्रोसेसर है वो क्या कर देगा, सेल के एक्सटीरियर का स्ट्रक्चर बना देगा। ये तुमको देखने को मिलता है सैम में, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो स्कैनिंग और ट्रांसमिशन में अंतर क्या है, ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पेसिमेन को क्रॉस करके नीचे चले जाते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट भी होते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ओनली बाहर के सरफेस को स्कैन किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी भी सेल के इंटीरियर को क्रॉस नहीं करते, एक्सटीरियर को बस स्कैन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। So this is scanning electron microscopy. अब इससे तुम क्या कर सकते हो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकते हो। ये तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसके अलावा हम लोग के पास और भी तरीके के माइक्रोस्कोपी के टेक्निक्स हैं, जैसे कि स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये जो स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होते हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके के लेंस का यूज नहीं होता। तो क्या यूज किया जाता है, तो लेंस का यूज नहीं करके हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वी यूज अ टाइनी प्रोब।
जो कि बना हुआ होता है प्लेटिनम और इरिडियम का। प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ बहुत एक छोटा सा प्रोब होता है, उसका यूज किया जाता है स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और ये जो प्रोब होता है, इट इज एक्सट्रीमली शार्प ऑब्जेक्ट। तो प्रोब क्या होता है? प्रोब इज एक्सट्रीमली शार्प। और ये जो प्रोब है, इट कैन मूव इन 3D। प्रोब कैन मूव इन 3D। अब होता क्या है, मान लो कि ये है तुम्हारा सैंपल, तुम इसका इमेज बनाना चाहते हो। तो स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी लेंस का यूज हो नहीं रहा है। क्या यूज हो रहा है? एक बहुत पतला सा प्रोब यूज किया जाता है। मान लो कुछ ऐसा प्रोब है। ये प्रोब क्या कर सकता है? तो दिस प्रोब कैन मूव इन 3 डायमेंशन। और प्रोब देख रहे हो तुम लोग, क्या है? बहुत आगे नुकीला है। प्रोब के साथ दिक्कत ये है, सॉरी, प्रोब के साथ फायदा ये है कि प्रोब जब दूर होता है, किससे? सेल से दूर होता है, तो फिर यहाँ पे किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन का लीकेज नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे ही प्रोब सेल के बिल्कुल पास आता है, अगर टच ना भी हो, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लीकेज स्टार्ट होता है, तुमको क्या मिल जाएगा? सिग्नल मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन लीक होना स्टार्ट हो गया। तो तुमको क्या करना है? बस प्रोब को मूव कराते रहना है। यहां से प्रोब मूव करना स्टार्ट किया, मान लो यहां से प्रोब मूव करना स्टार्ट किया, कोई सिग्नल नहीं मिला। लेकिन जैसे ही प्रोब यहां पे पहुंचा, सिग्नल मिल जाएगा। फिर प्रोब इधर गया, सिग्नल नहीं मिला, लेकिन प्रोब फिर इधर आया, सिग्नल मिला। फिर प्रोब इधर आया, फिर सिग्नल मिला। तो जैसे जैसे प्रोब जो है इस सरफेस के पास से होके गुजरता जाएगा, वैसे वैसे तुमको क्या मिलता जाएगा? सिग्नल मिलता जाएगा। और जब प्रोब इससे दूर जाएगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का लीकेज नहीं होगा। नो इलेक्ट्रॉन लीकेज। जब इलेक्ट्रॉन का लीकेज नहीं हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको सिग्नल नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पे तुमको प्रोब को मूव कराते रहना है। प्रोब जैसे ही सेल के पास जाएगा, सेल को डैमेज करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे ही सेल के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, सिग्नल जाएगा कंप्यूटर के पास, प्रोब वहीं पे रुक जाएगा। फिर प्रोब दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब प्रोब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो जब सरफेस से दूर जा रहा होगा तो सिग्नल नहीं मिलेगा, और सरफेस से जब वो पास जा रहा होगा तो सिग्नल मिलेगा। सिग्नल कब कब मिलेगा? तो सिग्नल जैसा सेल का सरफेस है, वहां वहां पे तुमको सेल का वहां प्रोब का सिग्नल मिलेगा। और सिग्नल से तुम क्या कर सकते हो? इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो देख लो, जैसा स्ट्रक्चर था एक्सटीरियर का प्रोब की वजह से, वैसे ही स्ट्रक्चर मिला तुमको सिग्नल का। तो यहाँ पे कोई भी लेंस यूज हुआ क्या? नहीं। लेंस की जगह पे क्या यूज हुआ? बहुत एक पतला सा प्रोब यूज किया, जो कि बहुत शार्प है, प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ है। और जब ये मूव करता है, तो जब वो सेल के पास आता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। इस चीज को चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं कि इफ प्रोब इज नियर टू सैंपल, अगर प्रोब सैंपल के पास में है, सो इलेक्ट्रॉन लीकेज, सो इलेक्ट्रॉन लीक फ्रॉम प्रोब टू सैंपल एंड इट्स सिग्नल इज मेजर्ड। और यही जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है, इट इज नोन एज टनलिंग। इसीलिए इसका नाम ही क्या है?
स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्रोब स्कैन कर रहा होगा, जैसे ही प्रोब स्कैन कर रहा होगा और वो सैंपल के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लीकेज यानी कि टनलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इट इज स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग हो रही है, स्कैनिंग के टाइम पे कभी कभी टनलिंग भी हो जा रही है और कभी कभी नहीं हो रही है, और यहाँ पे लीकेज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहलाता है। लेंस यूज नहीं होते हैं, प्रोब्स यूज होते हैं। तो ये हुआ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी की बात। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी के बाद एक और माइक्रोस्कोपी होता है जिसको कहा जाता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। अब ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन या फिर वर्क सिमिलर टू स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो होता है ना, वो स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जैसा ही होता है। यहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, एक प्रोब यूज किया जाता है। वी यूज अ टाइनी प्रोब, जैसे इसको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी में यूज कर रहे हैं ना, वैसे ही यहां पे भी क्या किया जाता है, एक प्रोब यूज किया जाता है, कोई लेंस का यूज नहीं है। लेकिन यहाँ पे टनलिंग नहीं होती है, यहाँ पे टनलिंग के अलावा कोई दूसरा फिनोमिनन काम कर रहा होता है। अंतर क्या है, इट डिपेंड ऑन वांडर वाल इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी में अंतर बस इतना है कि वहां पे टनलिंग यूज होता था, मतलब इलेक्ट्रॉन का लीकेज यूज किया जाता था सिग्नल के लिए। लेकिन यहाँ पे सिग्नल के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वांडर वाल और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के फोर्स को यूज करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द वांडर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दैट प्रोड्यूस अ फोर्स। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक फोर्स, क्योंकि एटम के लेवल पे तुमको एक फोर्स जनरेट मिलेगा, और ये फोर्स क्या करेगा, इट मूव प्रोब। ये क्या करेगा, प्रोब को मूव करेगा अप एंड डाउन, और जैसे जैसे प्रोब अप एंड डाउन मूव करेगा वैसे वैसे तुमको क्या मिल जाएगा, सैंपल मिल जाएगा, सॉरी सिग्नल मिलेगा, और सिग्नल से तुम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते। और यहाँ पे इमेज का जो सरफेस है वो एटॉमिक लेवल पे तुम बना सकते हो। एटॉमिक लेवल का तुमको रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में तुमको किस लेवल का रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, एटॉमिक लेवल का, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक लेवल के फोर्स काम कर रहे हैं, तो तुमको रिजोल्यूशन एटॉमिक लेवल का देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सेल का छोटा सा सरफेस ले लेते हैं, मान लो ये हो गया तुम्हारा स्लाइड, ये सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर कुछ एटम्स प्रेजेंट हैं। ये जो है जिसको मैं इस कलर से दिखा रहे हैं, दे आर एटम्स। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोब यूज करेंगे। वो प्रोब भी क्या होगा, बिल्कुल पतला सा टाइनी प्रोब होगा। अब देखो, तुमको दो फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा वांडर वाल।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलते हैं हम लोग? अगर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के सामने आएगा अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आएगा रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव के पास आएगा तो फिर रिपल्सन। तो मतलब अपोजिट अट्रैक्ट, सिमिलर डिफ्लेक्ट। वहां पे तुमको यह चीज देखने को मिलेगा कि अगर तुमको सेम तरीके का चार्ज देखने को मिल रहा है तो वहां पे रिपल्सन होगा, और अलग अलग तरीके के चार्ज देखने को मिल रहे हैं तो वहां पे अट्रैक्शन होगा। यह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। वांडरवाल इंटरेक्शन भी सेम ऐसे ही होता है। वांडरवाल इंटरेक्शन के साथ दिक्कत क्या है कि वांडरवाल इंटरेक्शन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। वांडरवाल इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर दूरी पे ही बनता है। अगर उस दूरी से दूरी बढ़ा दी जाए तो वांडरवाल इंटरेक्शन कम होने लग जाता है और अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है। लेकिन उससे दूरी कम कर दिया जाए तो रिपल्सन बढ़ने लग जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है वांडरवाल इंटरेक्शन के केस में। डिस्टेंस मैटर करता है। कैसे मैटर करता है डिस्टेंस वांडरवाल इंटरेक्शन के केस में? कि जब डिस्टेंस होगा ज्यादा, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, तो फिर यहां पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। डिस्टेंस बहुत ज्यादा से थोड़ा कम हो गया तो फिर अट्रैक्शन होगा, और लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गया है तो यहां पे रिपल्सन होगा। ये चीज तुमको समझ में आ गया कि थोड़ा सा डिस्टेंस है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, अगर बहुत ज्यादा पास आ गया है तो रिपल्सन होगा। इस चीज को यहाँ प्रोब पे यूज करें। अगर प्रोब ज्यादा डिस्टेंस पे है तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो क्या हुआ, प्रोब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है कोई इंटरेक्शन नहीं होगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस थोड़ा सा कम हुआ मान लो, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा? अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और अट्रैक्शन की वजह से प्रोब जो है वो सरफेस के पास जाने लगेगा। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बहुत कम होगा फिर से क्या कर दिया जाएगा? रिपल्सन कर दिया जाएगा। ऐसे ही प्रोब घूमता रहेगा और घूम के तुमको क्या देगा? एक सिग्नल देगा। यहाँ पे कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा, और इससे भी तुम क्या कर सकते हो? उसका इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन ये इमेज एटॉमिक लेवल पे रिजोल्यूशन तुमको दे रहा होगा कि एटम का भी डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है, ये भी तुमको पता चल जाएगा। तो ये वांडर वाल इंटरेक्शन के केस में तुमको ये चीज याद रखना है। इसकी वजह से ही यहाँ पे तुम लोग क्या देख रहे हो कि वांडर वाल इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से ही प्रोब ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और ये फोर्स एटॉमिक लेवल पे जनरेट हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी कहा जा रहा है। यहाँ पे भी किसी लेंस का यूज नहीं करना है तुमको, प्रोब का यूज करना है। ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के बाद एक और माइक्रोस्कोपी बचता है जिसको कहा जाता है फ्रिज फ्रैक्चर माइक्रोस्कोपी, या फिर इसको क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। क्रायो का मतलब ठंडा, ठंडा का मतलब फ्रीजिंग, और एक बार जब फ्रीजिंग हो गई तो तुम क्या कर सकते हो? उसको फ्रैक्चर करके उसकी स्टडी कर सकते हो। मान लो तुमको सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो तुम लोग? पहले एक सेल लो
और उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा दो, और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर तो पता ही हम लोग को -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही तुम सेल को लिक्विड नाइट्रोजन में डालोगे, सेल क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और जैसे ही सेल फ्रीज हो गया, अब तुम क्या कर सकते हो, जो सेल फ्रीज हो गया है उसको फ्रैक्चर कर सकते हो। किसका यूज करके, अल्ट्रा नाइफ का यूज करके। और जैसे ही सेल फ्रैक्चर हो जाएगा, उसके बाद उसकी मेटल शेडोइंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हो गया एक सेल, इस सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा दूसरे स्ट्रक्चर भी तुमको देखने को मिल सकते हैं। अब तुमको मान लो माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करना है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, ये हो गया न्यूक्लियस। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, पहले सेल को फ्रीज कर दो। सेल को फ्रीज करने के बाद तुम उसको फ्रैक्चर करोगे, और फ्रैक्चर करोगे तो सेल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। और फ्रैक्चर होने के बाद वो क्या हो सकता है, ओपन आउट हो सकता है। और फ्रैक्चर होने के बाद जब वो ओपन आउट होगा तो तुमको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल सकता है। अब अगर इसकी मेटल शेडोइंग करोगे तो मेटल्स जाके किसके ऊपर बाइंड करेंगे, इस इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर बाइंड करेंगे। और फिर तुम इसका अगर सैम करवा दो तो अंदर का पूरा स्टडी हो जाएगा, टैम करवा दोगे तो फिर एक लेयर की स्टडी एकदम बिल्कुल आराम से करवा सकते हो। तो मेटल शेडोइंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करा दो, तुमको इंटरनल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे सेल्स के। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीज फ्रैक्चर। पहले फ्रीज करो, फ्रैक्चर करो और अंदर की स्टडी कर लो। तो दिस इज फ्रीज फ्रैक्चर माइक्रोस्कोपी और क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इतने सारे माइक्रोस्कोप होते हैं जिनका यूज करके तुम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी। क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, पहला तो फेज कॉन्ट्रास्ट। कैसे सेल्स को देखा जा सकता है, लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल्स में जो प्रोसेस चल रहा है उसको आराम से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो होता है उसमें हम लोग 3D इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फिर पर्टिकुलर प्रोटीन का लोकलाइजेशन का स्टडी कर सकते हो तुम कि कोई एक प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट है या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी स्टडी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी से कर सकते हो तुम। सैम से क्या कर सकते हो, 3D इमेज। टैम से क्या कर सकते हो, 2D इमेज इंटरनल। एक्सटर्नल का 3D इमेज देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर का 2D इमेज देखा जा सकता है टैम से। स्कैनिंग टनलिंग में क्या हो सकता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी में, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में तुम यहाँ पे भी 3D स्ट्रक्चर बना पाओगे, लेकिन यहाँ पे तुम लेंस का यूज नहीं करोगे। क्या यूज करोगे, प्रोब्स का यूज करोगे। वही तुम्हारा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो होगा उसमें भी तुम क्या कर सकते हो, 3D स्ट्रक्चर बना सकते हो, और यहाँ पे रिजोल्यूशन जो है वो एटॉमिक स्केल का तुमको मिलेगा। वहीं पे ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड को भी क्यों छोड़ दो, ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड का स्टडी कर सकते हैं हम लोग वही अनस्टैंड सेल्स को देखने के लिए।
तो अलग अलग माइक्रोस्कोप अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पहले तुमको समझना पड़ेगा तुम्हारा पर्पस क्या है, उसके बाद तुम क्या करोगे, स्टडी करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कल के दिन कि अगर तुम एनिमल टिश्यू कल्चर कर रहे हो और एनिमल टिश्यू कल्चर में जो सेल्स होते हैं उनको देखना चाह रहे हो, तो सिंपल सी बात है, तुम ऐसा कोई एक माइक्रोस्कोप खोजोगे जिसमें अनस्टेन्ड सेल्स को देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही तुम स्टेनिंग करोगे सेल्स मर सकते हैं। तो अनस्टेन्ड सेल्स को देखने के लिए तुम ब्राइट फील्ड या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज कर सकते हो। तुमको अनस्टेन्ड सेल्स वहां पे विजुअलाइज हो जाएंगे एकदम आराम से। लेकिन वहीं पे अगर तुमको ये देखना है कि जो एनिमल टिश्यू कल्चर में सेल्स हैं उसमें फेगोसाइटोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेसाइकल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तुम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करोगे, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करोगे। वहीं पे अगर तुमको 3D इमेज बनाना है किसी एक सेल का या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, तो तुम उसके लिए कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हो या फिर सैम यूज कर सकते हो। सैम यूज कर सकते हो या फिर कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हो। अगर तुमको रिजोल्यूशन हाई चाहिए तो सैम यूज करो, रिजोल्यूशन थोड़ा कम से काम चल जाएगा तो तुम उसमें कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी को भी यूज कर सकते हो। अगर तुमको देखना है कि तुम्हारे एनिमल टिश्यू कल्चर वाले सेल में कोई एक प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया जा रहा है, या फिर न्यूक्लियस इंटैक्ट है कि नहीं है, या फिर उसका जो साइटोस्केलेटन है वो इंटैक्ट है कि नहीं है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आया है, ये स्टडी करने के लिए तुम लोग फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का यूज कर सकते हो। टैम का यूज किस लिए कर सकते हो, जब तुमको एकदम अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए, डिटेल्ड स्ट्रक्चर चाहिए किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, तो फिर डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज कर सकते हो। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। फिर जो तुम्हारा स्कैनिंग टनलिंग और एटॉमिक फोर्स होता है ना, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन का इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और 3D स्ट्रक्चर या फिर 2D स्ट्रक्चर का 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इतना सारा काम और उसका प्रिंसिपल थोड़ा बहुत याद रहेगा तो तुम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर ब्राइट फील्ड डार्क फील्ड Microscopy made unstained cells can visualize. तो ये हो गया तुम लोगों का माइक्रोस्कोपी भी खत्म। ये माइक्रोस्कोप यहाँ पे तुम लोगों का खत्म हो जाता है।